Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin today's session. कल हमने इन्फ्लेशन को कवर किया था और आज हम कॉर्पोरेट टैक्स को कवर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में टैक्सेशन को कैसे हैंडल करना है। अगेन इम्पॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन में कॉम्प्लिकेशंस थी उसी तरीके से टैक्स में कॉम्प्लिकेशंस है और ये कॉम्प्लिकेशंस इन एडिशन टू दी क्वेश्चंस की जो अपनी एक कॉम्प्लिकेशन होती है एनपीवीआरआर की, उसके अलावा तो डेफिनेटली जब ये सारा चीज़ें अगर ऐड हो जाएं, एक ही सवाल में टैक्स भी हो, एक ही सवाल में इन्फ्लेशन भी हो, इन्फ्लेशन के रेट्स भी मुख्तलिफ हों, फिर कैश फ्लोज हो एट द बिगिनिंग एट द एंड और रेट्स हों, तो डेफिनेटली जब इस तरह से सवाल कंबाइन होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और यहीं से फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल उनके हाथ से निकल जाता है। तो एनीवेज हम तो स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं और इस सेशन में भी हम एक कॉर्पोरेट टैक्स पे फोकस करेंगे और फिर ऑब्वियसली देन वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकें जिसमें ये सारी चीज़ें इकट्ठी आती हैं। एमसीक्यू में तो शायद ना आपको इस तरह का एमसीक्यू पूछा जाए जिसमें ये सारी चीज़ें कंबाइंड हो, बट आई कैन फोरसी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लाजमी आपको आएगा from investment appraisal in which you might come across with 10 to 12 lines of question जिसमें टैक्स हो या इन्फ्लेशन हो और कैश फ्लोज हो और फिर आपको उसको उसका अप्रेजल करना पड़े probably by calculating NPV, right? तो लेट्स हैव अ लुक क्या है जी इसके अंदर चैप्टर में से क्विकली थ्योरी और क्विकली जो एग्जांपल्स हैं वो लेते हुए फिर हम एमसीक्यूज पे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले आप ये समझें कि जो टैक्स है वो बेसिकली दोनों सूरतों में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आएगा, चार्ज भी और रिलीफ भी। यानी कि आपको टैक्स की वजह से कैश आउटफ्लो भी हो रहा होगा, हो सकता है, और रिलीफ भी मिल सकता है। कैश इनफ्लो की सेंस में भी आ सकता है, रिलीफ की सेंस में भी आ सकता है। इनफ्लो मीन्स कि दूसरे कैश आउटफ्लोज कम कर देगा। So you can have a tax relief and you can have a tax charge. Tax charge, tax relief. Tax charge किस पे होगा? जब आप इनकम अर्न करते हो तो आप डेफिनेटली जितनी ज्यादा इनकम अर्न करोगे उस पर उतना एडिशनल टैक्स होगा, और जब आप एडिशनल कॉस्ट जो है वो इक्वल्स लेस टैक्स पेड, तो अब आप यहाँ पे अल्टीमेटली आपने अपनी इनकम्स को और अपनी कॉस्ट को आफ्टर टैक्स करना है, राइट? तो यहाँ पे आपने इनकम को और कॉस्ट को आफ्टर टैक्स करना है। तो फॉर एग्जांपल इसका तरीका क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर आपका जो रेवेन्यू है वो 40,000 है तो हम इसको आफ्टर टैक्स करने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 40,000 है और टैक्स रेट 30% है तो 1 माइनस टैक्स रेट 70% होगी, तो ये आफ्टर टैक्स होकर खुद ब खुद ही 28,000 आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 40,000 की इनकम लें और 28,000, खैर वो भी इसी तरह ही हो गया, और 12,000 का आप टैक्स ले लें 30% और टैक्स चार्ज करके आप आफ्टर टैक्स कैश फ्लो निकाल लें 28,000। तो ईदर वे इट इज द सेम। एक जरा डायरेक्ट मेथड है, एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड है, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर अर्निंग मनी एंड इट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो आप उस पर जब टैक्स अप्लाई करेंगे तो आपका कैश फ्लो जो है अगर वो इनफ्लो है तो वो भी कम हो जाएगा और आउटफ्लो है तो वो भी कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद दूसरी चीज होती है टैक्स रिलीफ। टैक्स रिलीफ क्यों मिलता है? बेसिकली इनकरेज करने के लिए कि आप इन्वेस्टमेंट करें और आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करें, तो आपको एक अलाउंस दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज और उस अलाउंस को हम कहते हैं रिटर्न ऑन अलाउंसेस, और ये शुरू में ज़्यादा होता है और बाद में कम होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत होता है। इस अलाउंस का फ़ायदा क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में शुरू में ज़रा एक रिलीफ सा मिल जाता है, क्योंकि जो आपका रिटर्न डाउन अलाउंस है वो टैक्स डिडक्टेबल जो है वो होता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन अ टैक्स रिलीफ ऑन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो जितनी ज़्यादा आपका रिटर्न डाउन अलाउंस होगा उतना आपको ज़्यादा टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में दोनों सूरतों में टैक्स चार्ज की सूरत में भी समझना है कैसे अप्लाई करें और टैक्स रिलीफ की सूरत में भी समझना है कैसे अप्लाई करें। अब अगेन कुछ assumptions हैं, उस assumptions में क्या है जी, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज विल बी टैक्स एट द कॉर्पोरेशन टैक्स रेट। ठीक है,
ये एक सिंपल सी assumption है। ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लोज विल बी टैक्स डिडक्टेबल एंड अट्रैक्ट टैक्स रिलीफ एट द कॉर्पोरेशन टैक्स रेट। तो जो ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लोज हैं वो टैक्स डिडक्टेबल हैं और उसमें आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। टैक्स इज पेड 1 ईयर आफ्टर। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये आपको क्लियरली क्वेश्चन में से समझनी पड़ेगी कि टैक्स का पेमेंट पैटर्न क्या है। बहुत मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। 50% इन द सेम ईयर, 50% नेक्स्ट ईयर, टोटली नेक्स्ट ईयर। तो आपकी नॉर्मल अजम्पशन ये होती है कि टैक्स अगले साल पे होगा, इस साल का टैक्स अगले साल पे होगा। तो जब आप कैश फ्लो बना रहे होते हैं तो टैक्स की कैलकुलेशन तो इस साल की होगी, लेकिन उसका जो चार्ज या उसका जो रिलीफ है वो मिलेगा अगले साल। तो ये अजम्पशन आपने ज़हन में रखनी है। तो इसलिए कैश फ्लो आपने टैक्स रिलेटेड अगले साल में लिख देना है, अगर कुछ नहीं बताया हुआ। अगर वो बता रहा है कि 50% इस साल, 50% अगले साल, तो फिर आप उसी हिसाब से मैनेज करोगे। सो अगर कुछ नहीं बता रहा, अजम्पशन कुछ नहीं दे रहा, तो फिर आप 1 ईयर आफ्टर करोगे। फिर वो कह रहा है जी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अट्रैक्ट्स कैपिटल अलाउंसेस। यही मैंने अभी आपको बताई है कि इनकरेज करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो कैपिटल एसेट्स में, और उसकी अट्रैक्शन के लिए आपको क्या दिया जाता है, आपको कैपिटल अलाउंसेस दिए जाते हैं। और कैपिटल अलाउंसेस से क्या होता है, बेसिकली आपको टैक्स रिलीफ मिल जाता है। तो ये भी आपकी एक assumption है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने पे कैपिटल अलाउंस मिल रहा है और उस कैपिटल अलाउंस से टैक्स रिलीफ मिल रहा है, चाहे बताया हो या ना बताया हो। The company is earning net taxable profit overall. This avoids any issue of carrying losses forward to reduce future taxation. तो कंपनी जो है वो अर्न कर रही है नेट टैक्सेबल प्रॉफिट्स। इसके अंदर वो जो डेफर्ड टैक्सेशन वाले मामला हैं वो अब उसके अंदर नहीं ले रहे। तो ये बेसिक सी assumptions हैं। कैपिटल अलाउंस का मैंने अभी 2 से 3 दफ़ा बता दिया कि टैक्स पर्पसेस के लिए आपको कैपिटल अलाउंसेस एक टैक्स रिलीफ की सूरत में मिल जाते हैं। कैपिटल अलाउंसेस नॉर्मली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होते हैं, यूजुअली एट द रेट ऑफ 25%। अगर कोई और मेथड है तो वो फिर स्पेसिफाई कर दिया जाता है, अदरवाइज डेफिनेटली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होते हैं। और जो टोटल रिटर्न ऑन अलाउंसेस हैं ओवर द लाइफ वो इक्वल टू फॉल इन वैल्यू होता है। जिस तरह कॉस्ट को आप स्प्रेड करते हैं ओवर यूजफुल लाइफ एज अ डेप्रिसिएशन, और जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो उसकी टोटल वैल्यू के बराबर ही होती है। इस रिटर्न ऑन अलाउंसेस भी उसी तरीके से डेप्रिसिएशन के तरीके से ही कैलकुलेट होते हैं। और इन दी एंड अगर आप तमाम रिटर्न ऑन अलाउंसेस को जमा करें तो वो जो टोटल कॉस्ट है उसके बराबर हो जाते हैं। अगर कुछ बच जाता है तो फिर उसको हम एक बैलेंसिंग चार्ज कहते हैं या बैलेंसिंग अलाउंस कहते हैं। रिटर्न डाउन अलाउंसेस आर क्लेम्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। और एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर, एक साल के बाद, नेक्स्ट ईयर। क्योंकि यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि टैक्स जो है वो अगले साल कैलकुलेट इस साल होता है, उसका रिलीफ या उसका जो चार्ज है वो अगले साल मिलता है। रिटर्न डाउन अलाउंसेस आर गिवन फॉर एवरी ईयर ऑफ ओनरशिप एक्सेप्ट ईयर ऑफ डिस्पोजल। तमाम सालों के लिए आप रिटर्न डाउन अलाउंस लेते हैं सवाए ईयर ऑफ डिस्पोजल के, क्योंकि ईयर ऑफ डिस्पोजल में फिर दो चीजें आ जाती हैं, उसको आप बैलेंसिंग चार्ज कहते हो या बैलेंसिंग अलाउंस कहते हो। तो जितने सालों में, फॉर एग्जांपल अगर एसेट 5 साल हैं और 5 साल में वो 5वें साल वो डिस्पोज हो रहा है, तो 4 सालों तक तो आप उसका रिटर्न डाउन अलाउंस लेंगे, और उसके बाद 5वें साल जो है वो रिटर्न डाउन अलाउंस नहीं होगा, बल्कि अब वो यहाँ तो कैपिटल अलाउंस होगा, सॉरी यहाँ तो वो बैलेंसिंग अलाउंस होगा या बैलेंसिंग चार्ज होगा। तो बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज भी अगेन आपको टैक्स रिलीफ की सूरत में ही अल्टीमेटली लिखना होगा। तो कैसे आता है जी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, उसमें से जितने अब तक के कम्युलेटिव अलाउंसेस हैं वो माइनस कर दिए, रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई, उसमें से डिस्पोजल वैल्यू माइनस कर दी, तो आपके पास बैलेंसिंग अलाउंस आ गया या बैलेंसिंग चार्ज आ गया। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन क्या है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो 10,000 है और आप इसको 12,000 में बेच देते हैं, तो यहाँ पे बैलेंसिंग चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2,000 आप एक्स्ट्रा बेच रहे हो, तो 2,000 फिर आपका बैलेंसिंग चार्ज बन जाएगा, उस पर टैक्स चार्ज हो जाएगा क्योंकि आपको ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो गया। और अगर आप 10,000 का आपका रिटर्न डाउन वैल्यू थी और उसको आप बेचते हो 8,000 में, तो यहाँ पे आपके पास 2,000 का बैलेंसिंग अलाउंस बन जाएगा और उस पर भी आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। तो ये फर्क है बैलेंसिंग अलाउंस में और बैलेंसिंग चार्ज में। चार्ज का मतलब ये है कि आपने जो एक्स्ट्रा मनी आपने जो अर्न की है बाय डिस्पोजिंग, उस पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। और बैलेंसिंग अलाउंस का मतलब है कि अभी ये 2,000 का अलाउंस, अब 2,000 का रिलीफ आप ले सकते हैं क्योंकि आपने डिस्पोज से उस वैल्यू से कम पे किया है। तो ये कैपिटल अलाउंसेस की बात होगी। अब इसकी एक छोटी सी हम अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं।
बल्कि मैं इसको करवाने की बजाय सिर्फ आपसे डिस्कस ही करूंगा, ताकि जब बाद में कोई क्वेश्चन है बड़ा तो उसके अंदर हम इसको थॉरली कर लें। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एसेट परचेज किया 1 लाख पे, और जब की जो कैपिटल अलाउंस की जो वैल्यू थी वो 68,000 थी। तो अब चलें, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें जरा बैलेंसिंग चार्ज क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं इसमें से 68,000 माइनस कर दूं तो इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू आती है वो 32,000 आती है। अब अगर इसको आपने 20,000 में बेचा है तो यहाँ पे आपका 12,000 का अभी अलाउंस जो है वो अब आपको अलाउ हो जाएगा, तो इसको आप कहोगे बैलेंसिंग अलाउंस, ठीक है। और इसको आप चार्ज कर सकते हो, ये डिड्यूस कर देगा, ये आपके टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। तो एक तो आप इसे ये कर सकते हो कि इसको आप अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स चार्ज कर सकते हो। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्टली इसका जो रिलीफ है, लेट से जो भी टैक्स रेट है उसके रिलीफ को आप रेलेवेंट कैश फ्लो बना सकते हो। कब बनाओगे? अगले साल के उसके अंदर, क्योंकि आप 1 साल का उसमें डिले आ जाता है टैक्स चार्ज और टैक्स वाले मैटर्स में। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इस बैलेंसिंग अलाउंस को आप टैक्सेबल प्रॉफिट में से माइनस कर दो कि टैक्सेबल प्रॉफिट ही रिड्यूस हो जाए, या फिर आप इसका जो मुतल्लका टैक्स रिलीफ है उसको आप रेलेवेंट कैश फ्लो बनाओ, उधर से रिड्यूस ना करो, उधर से आप टैक्सेबल प्रॉफिट्स को वही रहने दो। दोनों सूरतों में कर सकते हो। दूसरी सूरत यहाँ पे ये है कि आपका यही एसेट इन्हीं वैल्यूज के साथ, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 32 बनती थी, आपने 40 का बेच दिया, तो यहाँ पे अब आपने 8,000 का ज्यादा बेचा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अब आपका ये टैक्सेबल प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि ये अब आपका टैक्सेबल प्रॉफिट है और इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पे जितना भी टैक्स बनता है उसको रेट से मल्टीप्लाई करते आप अपने जो कैश फ्लोज हैं उसमें लिख दें। तो ये हो गया बैलेंसिंग चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, और ये हो गया बैलेंसिंग अलाउंस। दोनों को आपने कैटर करना है अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस में। दोनों की वैल्यू मैटर नहीं करती, इसका मुतल्लका टैक्स रिलीफ मैटर करता है और टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स मैटर करता है। बैलेंसिंग अलाउंस पे टैक्स रिलीफ मिलेगा, बैलेंसिंग चार्ज पे टैक्स आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये आउटफ्लो हो गया, ठीक है, और रिलीफ इन अ सेंस आपका इनफ्लो हो गया। या तो ये आपके उसको रिड्यूस कर देगा या फिर ये आप इन अ सेंस इनफ्लो ले लेंगे। ठीक है जी, ये भी बड़ी क्विक हमने डिस्कशन कर ली। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक चीज बड़ी गौर से आप समझ लें कि आपने टैक्स पर्पसेस के लिए खास एहतियात करनी है इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि एसेट का एग्जैक्ट टाइम ऑफ परचेज क्या है, क्योंकि सवाल में वो आपको मुख्तलिफ तरीके से सवाल दे सकता है। अगर वो आपको कुछ ना बताए तो हमारी अजम्पशन ये है कि एसेट को हम T0 पे बाय कर रहे हैं। T0 का मतलब है आज, T0 का मतलब है आज, साल के शुरू में। लेकिन ये वो ऐसे भी कह सकता है कि हमने एसेट को पिछले साल के एंड में खरीद लिया, ठीक है, या फिर और द स्टार्ट ऑफ अनदर ईयर। अब इसको अनदर वाले को जरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पिछले साल के एंड में खरीद लिया। तो यहाँ पे इन दोनों से फर्क पड़ जाएगा डिस्काउंटिंग मैटर्स में। तो आगे आपको एमसीक्यूज भी जब आएंगे तो उसके अंदर अगर तो वो ये कह रहा है कि हमने पिछले साल के एंड में ये एसेट खरीद लिया था, तो फिर जरा डिस्काउंटिंग और वो जरा मामला डिफरेंट हो जाएंगे, और अगर साल के शुरू में खरीदा है तो फिर डिस्काउंटिंग और मामला डिफरेंट हो जाएंगे। इन दोनों का क्विक फर्क बताने के लिए हम यहाँ से क्विकली एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो इस इलस्ट्रेशन में हमने एनपीवी निकालनी है, राइट, और एनपीवी निकालने के लिए, सॉरी, इस क्वेश्चन में हमने WDA रिटर्न ऑन अलाउंस निकालना है और टैक्स सेविंग बतानी है फॉर ईच ऑफ द ईयर अगर ये डिस्पोजल इस पे हो। टैक्स 30% है और कैपिटल अलाउंस 25% है, और हमने इसे डिस्पोज किया है फाइनल डे ऑफ ईयर 4 पे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हमने इसे बाय किया फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे, यानी कि साल के शुरू में T0 पे हमने इसको बाय किया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जरा इसको ना क्विकली मैं आपको एक इसका एक अप्रोच बताता हूँ और फिर इसको हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के एंड में अगर ये दिया होता तो फिर उसे हम कैसे करते हैं। इस चीज को आपने गौर से समझना है, क्योंकि मैंने नोट किया कि बहुत सारे एमसीक्यूज में ये चीज आई भी है और ये चीज डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगी। तो अब वेरी क्विकली
और अगर कोई मुझे स्लो कराना चाहता है तो बेशक करा दे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, हमने सिर्फ पॉइंट्स पे जाना है। तो वेरी क्विकली हम ये कह रहे हैं कि एक आपने आज एसेट खरीदा, सो दैट इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आज खरीदा 10,000 का, और साल के एंड में आपको रिटर्न डाउन अलाउंस मिल गया 25% के हिसाब से, तो 2500 का अलाउंस हो गया, तो बकिया इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 7500 रहेगी। फिर दूसरे साल के एंड में 1875 का और अलाउंस मिल गया, तो फिर इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 5625 रह गई। फिर उसके बाद तीसरे साल के एंड में आपको 1406 का फिर अलाउंस मिल गया और वैल्यू रहेगी 4219। फिर चौथे साल में अब अलाउंस नहीं होगा, अब आपने बैलेंसिंग चार्ज देखना है। बैलेंसिंग चार्ज के लिए आप सेल प्रोसीड्स माइनस करेंगे, तो फिर आपको पता लगा कि इसका जो अभी बैलेंसिंग अलाउंस है वो 1719 है, और ये T4 पे आपको बैलेंसिंग अलाउंस पता लग गया। ठीक है, तो ये अब आपने क्विक कैलकुलेशंस कर लें किसकी, रिटर्न डाउन अलाउंसेस की। अब जरा ना जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसकी ना टैक्स रिलीफ देखना है, टैक्स रिलीफ। ठीक है, टैक्स रिलीफ, और ये आपने मुझे बताना है या मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उस टैक्स रिलीफ की टाइमिंग क्या है, क्योंकि वो जो बात आपको वो समझाना चाह रहा है कि ये चीज आपने केयरफुली हैंडल करनी है कि एसेट को साल के शुरू में खरीदा गया था या पिछले साल के एंड में खरीदा गया था, वो फर्क डालेगा इन कैश फ्लोज की टाइमिंग पे। तो अब ये जो पहला आपको अलाउंस रिटर्न डाउन अलाउंस है, इसका टैक्स रिलीफ बनता है 750। टैक्स रिलीफ 750 कैसे बनता है, क्योंकि 30% टैक्स का रेट है, तो इससे आपको 30% टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। सर T4 पे WDA कंप्लीट नहीं लेंगे बिकॉज सेल एट द एंड ऑफ द ईयर हुई है। देखें W4 में एट द एंड आपके पास, जी एट द एंड आपके पास नहीं, हाँ वो यही तो आपको बताया ना, आपको यही तो बताया है कि ईयर 4 में आपने ये रिटर्न डाउन अलाउंस नहीं लेना, ईयर 4 में आपने टोटल करके एक ही दफा बैलेंसिंग अलाउंस ले लेना या बैलेंसिंग चार्ज ले लेना, बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज। ठीक है, यही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो आपका एंड ऑफ डिस्पोजल है, यानी कि जो आखिरी साल, यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि जब आप जिस साल में एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे उसमें आप रिटर्न डाउन अलाउंस नहीं लेंगे, और उसमें आप ये लिखा हुआ है इन द ईयर ऑफ सेल और स्क्रैप अ बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज अराइजेस। ठीक है, ये अब आप जरा पॉइंट जहन में बिठा लें। क्योंकि मैं आपको चलें, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं आपको चलें एक और बात बताता हूँ। लेट्स से आप इसको यूं ना करते, तो आप क्या करते, आप इसको 25% से मजीद रिड्यूस कर देते और फिर एक कोई वैल्यू आ जाती, और फिर उसको आप 2500 माइनस करते, तब भी जवाब 1719 ही आना था। ठीक है, तो लारेब आप इसको यूं समझें कि जो आप कहना चाह रही हैं मुझे, अगर मैं वो कर भी दूं तब भी बैलेंसिंग अलाउंस 1719 आएगा, तो फिर इसलिए वो एक आपको शॉर्टकट ही बता दिया ऑलमोस्ट कि करने की जरूरत ही नहीं है। आप ईयर 3 के एंड की जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसमें से आप बस सेल प्रोसीड्स माइनस करते हैं ईयर 4 में, तो फिर डायरेक्टली वही आ जाएगा। जी, WDA इज काइंड ऑफ अ डेप्रिसिएशन, ये वो डेप्रिसिएशन है जो टैक्स अथॉरिटीज अलाउ करती हैं आपको। अब यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट समझें कि एक डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो, एक डेप्रिसिएशन आपको अलाउ करता है टैक्स डिपार्टमेंट। तो असल में जो आप टैक्स पर्पसेस के लिए डेप्रिसिएशन ली जाती है वो ये रिटर्न डाउन अलाउंस ही ले जाता है। तो आपका ये ऑब्जर्वेशन ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ depreciation but allowed by the tax department as a tax admissible thing, the tax deductible और टैक्स रिलीफ के सेंस में ये आपको मिल रही है। ओके जी, तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाह रहा था वो था कि अब इस पे 30% रिलीफ मिलेगा आपको, इस पे भी 30% रिलीफ मिलेगा, इस पे भी 30% रिलीफ मिलेगा। तो ये तो मुझे समझ आ गया। अब सवाल आपसे ये पूछना था कि ये रिलीफ कब मिलेगा, T1 में या T2 में, ये क्वेश्चन है।
ठीक है, मेरा रिटर्न डाउन अलाउंस है साल के एंड में, T1 के एंड में मुझे एक रिलीफ मिल गया, इस रिलीफ का कैश फ्लो कब आएगा? ठीक है, T1 में आएगा या T2 में आएगा? जी, इसका कैश फ्लो T2 में आएगा। तो ये तो हो गया क्लियर। और जो दूसरा है इसका, ये चूंकि T2 में है तो इसका T3 में आएगा, ये T3 में है तो T4 में आएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये T5 में आएगा। अच्छा, अब ये कब मैंने किया? जब मेरे सवाल में ये लिखा हुआ था कि एसेट इज बॉट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, कि साल के शुरू में एसेट खरीद लिया गया। अब आप क्विकली नोट करो, बाकी मुझे आपको ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। अब आप, वो ये कहता है कि हाउ वुड योर आंसर चेंज इफ द एसेट वाज बॉट ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर यही एसेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके एमसीक्यूज में आपने मेरे से बार बार ये सवाल पूछना है कि सर आपने ऐसा क्यों किया। तो अगर यही एसेट पिछले साल के एंड में खरीदा जाता तो फिर आप ये तो ऐसे ही लेते, लेकिन फिर आपको रिटर्न डाउन अलाउंस पिछले साल के एंड में ही मिल जाना था, और वो T0 बनता है। तो आपको ये जो पहला अलाउंस है वो T0 में मिलना था, और फिर उसके बाद इसका जो बेनिफिट मिलना था वो T1 में मिलना था। तो ये सारे कैश फ्लोज एक साल पीछे चले जाते, T1, T2, T3 और T4 हो जाता। अब जिसको तो ये बात समझ आ गई है वो ओके लिख दे, जिसको ये बात समझ नहीं आई तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। सिर्फ कैश फ्लोज का जो टाइम पीरियड है वो एक साल पीछे चला गया, सिर्फ एक दिन पीछे जाने से, क्योंकि एक स्टेटमेंट ये है कि एसेट पहले दिन खरीदा जा रहा है, और एक स्टेटमेंट ये है कि पिछले साल के आखिर में खरीदा जा रहा है। तो अगर पिछले साल के आखिर में खरीदा जा रहा है तो खरीदते सारी आपको जो है वो अलाउंस उसका मिल गया। बस इतनी चीज नोट कर लें, और आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट पे काफी सारे एमसीक्यूज बेस्ड कर रहे हैं। मैंने देखा है किड्स में इस पॉइंट पे काफी सारे टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज पे काफी सारे एमसीक्यूज बेस्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 है, और ये मैं इसको देख लेता हूँ। अगर इस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में मैं जरा एक सोल्यूशन पर नजर मार लूँ, अगर मुझे नजर आता है कि इसमें कोई पॉइंट मुझे समझाना है आपको, तो मैं सिर्फ पॉइंट समझाऊंगा, मैं इसको टाइम नहीं लगाऊंगा इसको पूरा सॉल्व करने में। अच्छा, वैसे मुझे लगता है ये मुझे सॉल्व करा देना चाहिए आपको। उसकी वजह है कि इसमें ना जरा हमें कैश फ्लोज का टाइमिंग वगैरह मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंपनी बायज एन एसेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फॉर 26,000। ठीक है, लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फॉर 26,000. So it will be used for a project for 3 years and dispose of final year 3 tax 30% है, ये 25% है। पहले हम जरा बहुत क्विकली जो है क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम क्विकली इसके जो रिटर्न डाउन अलाउंसेस हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 26,000 है, उसके बाद उसी दिन हमें 6,500 का अलाउंस मिल जाएगा, बाकी रह गया 19,500। फिर हमें T1 में यानी कि पहले साल के एंड में ये अलाउंस मिल जाएगा, बाकी रह गया 14,625। फिर T2 के एंड में हमें 3,656 का अलाउंस मिल जाएगा, बाकी रह गया 10,969। फिर उसके बाद हम इसे बेच कितने कर रहे हैं, हम इसे बेच रहे हैं 12,500 में। तो यहाँ पे सेल प्रोसीड चूंकि ज्यादा है तो हमारा बैलेंसिंग चार्ज आएगा, और इस पे हम अल्टीमेटली टैक्स हमें देना पड़ेगा, ये रिलीफ नहीं होगा, देना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो रिलीफ्स बनते हैं इसके, तो इसके ऊपर 30% बनता है 1950, और ये बेसिकली क्या है, रिलीफ। और आपने इसकी टाइमिंग का नोट करनी है, T1 पे ये रिलीफ आपको मिलेगा, और इसका रिलीफ बनता है 1463, ये आपको T2 पे रिलीफ मिलेगा। इसका रिलीफ बनता है 1097, ये आपको T3 पे रिलीफ मिलेगा। और ये रिलीफ नहीं है बल्कि टैक्स है, और ये इसकी टाइमिंग होगी T4। अब जब आप सवाल कर रहे होगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्लेस कैसे करते हो। तो बेसिकली जब आप सवाल कर रहे हो तो ये आपके पास T0, T1, T2, T3 और T4 है, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या नोट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आपने प्लेस कर दिया किधर, 26,000 यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके
क्या है जी, इफ नेट ट्रेडिंग फ्लोज इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 16,000, तो ये कैश इनफ्लोज है, इनकम है आपकी, और डेफिनेटली ये इनकम टैक्सेबल होगी। तो ये कितने हैं, 16,000 पर एनम। तो इस 16,000 को आप यहाँ पे पर एनम बेसिस पे लिख दोगे, और इसके बाद इसमें से आप इसका जो टैक्स है वो माइनस कर दोगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो तरीके हो सकते थे, या मैं इसको 16,000 1 माइनस टैक्स करके लिखता ही आफ्टर टैक्स। तो मैं इसको 16,000 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 0.70, इस तरह करते हुए मैं इसको डायरेक्ट ही लिखता 11,200 पे, ठीक है, आफ्टर टैक्स ही लिखता। लेकिन अगर मैंने इस आफ्टर टैक्स नहीं लिखा तो मैं इसको इसके बाद इसकी कैलकुलेशन में टैक्स जो है वो अलहदा से माइनस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 30% टैक्स को एज एन आउटफ्लो बना दूंगा। तो दोनों सूरतों में, एक डायरेक्ट है, जरा आपका टाइम बच जाएगा, टाइम बचाना चाहिए, और एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, उसमें ज्यादा बच्चों को समझ ज्यादा आती है। ये हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा एक चीज और ले लेते हैं, सेल प्रोसीड्स, कि हमने सेल प्रोसीड्स जो है वो हमें मिलेंगी, और कब मिलेंगी, तीसरे साल के एंड में, तो 12,500 ये भी है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड जो टैक्स मैटर्स हैं वो हमने एडजस्ट करने हैं। हम ये बात पहले तय कर चुके हैं कि ये वो टैक्स के बेनिफिट्स हैं या चार्ज हैं जो हमने अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में डालने हैं अपने एसेट से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, हम 1950 को T1 में लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे जो टैक्स मैटर्स हैं, टैक्स रिलीफ्स हैं, वो लिख रहा हूँ। 1950 T1 में लिखेंगे, 1463 T2 में लिखेंगे, 1973 में लिखेंगे, 460 T4 में लिखेंगे। और ये हमारा यूं समझ लें कि डिस्पोजल से रिलेटेड और एसेट की कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी रिटर्न डाउन अलाउंसेस और रिलीफ्स और चार्जेस हैं वो सारे एडजस्ट हो गए। अब इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मली नेट कैश फ्लो निकाल के उसके बाद इस पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकाल के मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। वो अब आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, वो हमें बार बार करना आता है। इंपॉर्टेंट क्या था कि हम एसेट से रिलेटेड जो रिटर्न डाउन अलाउंसेस हैं उसको, उसके क्लेम और उससे रिलेटेड जो है वो उससे रिलेटेड जो टैक्स रिलीफ्स और चार्जेस हैं वो हम प्लेस कर सकें अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि क्विकली हम जरा थ्योरी कवर करते हुए एमसीक्यूज पे चले जाएं। और उसके बाद ये कह रहा है कि अच्छा अगर ये फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वही आपको पता है कि क्या करना है आपने, आप फिर ये सारे कैश फ्लोज एक साल आगे चले जाएंगे। तो टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके है जी, ओके है तो लिख दें। अच्छा, ये ज़ुहेब ने सवाल पूछा, अच्छा सवाल है कि डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं होगी। देखिए ये जो हमने सारा ट्रीटमेंट किया है ना, ये यूं समझ लें कि हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, और फिर जो नेट कैश फ्लो आया है उसका हमने टैक्स रिलीफ, तो ये उसी के बराबर है। एक तरीका वो भी होता है कि आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट में से अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन ऐड करो और फिर उसके बाद टैक्स वाली डेप्रिसिएशन माइनस करो, और फिर उसके बाद आप अल्टीमेटली कैश फ्लो निकालो और फिर उसको टैक्स करो। उस तरह से भी करोगे तो यही जवाब आएगा, ठीक है, उस तरह से भी करोगे तो यही जवाब आएगा। क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो आप ये नोट कर लो कि यहाँ पे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो दी नहीं हुई। तो अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 25% ही है, ठीक है। तो जब मैं वो ऐड करके उसमें से लेस करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास यही सारे रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए बेस्ट वे यही है कि आप डायरेक्टली टैक्स रिलीफ्स कैलकुलेट करो और वो एडजस्ट कर दो अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Khadija पूछ रही है, is there any other way we can have inflow during the life of the project that we can have relief on that?
is there any inflow we can have during the life of the project that we can have relief on that and vice versa for any expense? तो हर वो चीज जो टैक्स एडमिसिबल होती है उस पर आपको रिलीफ मिलेगा, लॉस अगर हो गया है तो उस पर भी आपको रिलीफ मिलेगा, जो भी टैक्स एडमिसिबल चीजें हैं उस पर आपको रिलीफ मिलेगा, जो टैक्स डिडक्टेबल चीजें हैं उस पर आपको टैक्स चार्ज देना पड़ेगा। अरबाज कह रहे हैं रिलीफ समझा दें। देखें, आपको जब कोई चीज अलाउ होती है कि हम आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट में से ये चीज माइनस कर दें, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ कर रहा है आपको, टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से माइनस कर दें रिटर्न डाउन अलाउंस, रिटर्न डाउन अलाउंस। तो ये जो रिटर्न डाउन अलाउंस है इससे क्या होगा, इससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। जब टैक्सेबल, और ये क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये अलाउ करा जा रहा है, ये आपका टैक्स एडमिसिबल है। तो जब आपका टैक्सेबल प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, टैक्स लायबिलिटी या टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो ऐसे तमाम चीजें जो आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स को रिड्यूस करती हैं जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। फर्ज करें कि अगर ये अलाउ ना करते तो टैक्स 1000 होता और अगर ये अलाउ कर दिए तो टैक्स 900 है, तो इसका मतलब आपका 100 रुपए का टैक्स बच गया। किस वजह से बचा? इस वजह से बचा, रिटर्न ऑन अलाउंस की वजह से। तो ये जो 100 रुपए आपका टैक्स बचा इसको आप कहोगे टैक्स रिलीफ, कि आपको टैक्स में रिलीफ मिल गया। ठीक है, आपको टैक्स में रिलीफ मिल गया, क्योंकि ये एक ऐसा टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा और इनकरेज करने के लिए कहा कि आपने चूंकि इन्वेस्टमेंट की है तो हम इनकरेज करते हैं कि लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करें। तो हम आपको आपकी जो कॉस्ट है एसेट की, लेट से 10 लाख का आपने एसेट लगाया है, हम आपको शुरू में लेट से 25% रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से अलाउ करते हैं कि आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर सकें, ये एडमिसिबल है। तो आपने 25% के हिसाब से टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से इस अमाउंट को निकाला, निकाल के आपका टैक्स लायबिलिटी कम हुई, टैक्स लायबिलिटी कम हुई तो जो कम टैक्स है वो रिलीफ बन गया। अब तरीका करने का ये है, होता यूं है, लेकिन अल्टीमेटली आपने शॉर्टकट कैसे लगाना है, आपने सबसे पहले वो अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है जो बनती है रिटर्न डाउन अलाउंस की, और फिर उसके बाद उस पर टैक्स रेट अप्लाई करके रिलीफ्स कैलकुलेट कर लें डायरेक्टली, और फिर उसको कैश फ्लो स्ट्रीम में प्लेस करना है कि वो आपने किस पीरियड पे लेना है। तो अरबाज, आपको ये बात समझ आ गई है? ओके गुड। ये समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बस यही पॉइंट है। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस अभी आपके सामने आएंगे वो आपको इसी पॉइंट से, टाइमिंग के पॉइंट से और रिटर्न डाउन अलाउंस के पॉइंट से ही आपको प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, फिर इसके अंदर एक छोटी सी थ्योरी है, मैं वैसे वर्किंग कैपिटल बता चुका हूँ। वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया था कि वर्किंग कैपिटल शुरू में जब लगता है तो वो आपका वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। तो एट टाइम 0 आप उसको कैश आउटफ्लो ले लेते हो। लेट्स से अगर 10,000 का वर्किंग कैपिटल एट टाइम 0 लगा है तो आप उसको कैश आउटफ्लो ले लेते हो, और प्रोजेक्ट के एंड में ये जो है कैश रिलीज हो जाता है तो आप उसको इनफ्लो ले लेते हो। इतनी बात तो आपको पता है, इतनी बात मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन आपको ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें मैं आपको कहूँ कि वर्किंग कैपिटल शुरू में इतना था और फिर पहले साल के एंड में हमें 12,000 का वर्किंग कैपिटल जो है वो नीडेड है टोटल, और फिर 14,000, और तीसरे साल में फिर वर्किंग कैपिटल चेंज हो रहा है और वो 15,000 हो रहा है। चौथे साल में इसकी रिक्वायरमेंट कम है और पांचवें साल में जो है वो 10,000 है। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट कर रहा है, वो इस तरह नहीं दिया हुआ कि शुरू में और एंड में जिस तरह नॉर्मली होता है, अगर इस तरह दिया होता तो मैं 10,000 यहाँ पे आउटफ्लो बनाता और 10,000 इनफ्लो बनाता और मेरा काम हो जाता। लेकिन अब क्या है, अब इस तरीके से होगा कि आप पहले साल, ठीक है, आप टाइम 0 पे लोगे 10,000, ठीक है, ये तो आउटफ्लो हो गया। लेकिन आप जब पहले साल के एंड में ये बढ़ रहा है तो आप इसको यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल है ये आउटफ्लो बनाओगे, फिर जो इंक्रीमेंटल है ये आउटफ्लो बनाओगे, फिर जो इंक्रीमेंटल है ये आउटफ्लो बनाओगे। ठीक है,
तो जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल है, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की, वो आपका आउटफ्लो और इनफ्लो बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर वो कम हो रहा है तो आप उसको डेफिनेटली उसको आप, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है ईयर 3 और 4 में, यहाँ पे 15,000 से 10,000 हो रहा है, तो यहाँ पे 5,000 से कम हो रहा है, तो ये फिर आपका इनफ्लो बन जाएगा, ये बेसिकली आपका रिलीज हो गया, राइट। ये अब आपने ऐसे क्वेश्चंस भी देखने हैं जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होंगी, और आपको वो फ्लक्चुएशन जो है वो गिवन भी हो सकती है, और वो फ्लक्चुएशन जो है वो इन अ सेंस परसेंटेजेस में भी हो सकती है कि एवरी ईयर आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। हाँ जी, टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन भी इसकी, चले हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। टाइमलाइन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, एक तो एम्बिगुअस, जब आप मिसाल दे के समझाना चाहते हैं ना, तो बात मिसाल समटाइम्स लैक ऑफ प्रॉपर डेटे की वजह से वो मिसाल, तो मैं उधर से तो आपको टाइमलाइन नहीं समझाता, अलबत्ता मैं आपको ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर देखें जी, कंपनी एक्सपेक्ट सेल्स न्यू प्रोजेक्ट 2,25,000 इन द फर्स्ट ईयर, और ये सेल 5% पर एनम से बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट 4 साल तक चलेगा, और फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल जो है वो 10% ऑफ सेल्स होगा। तो जैसे जैसे सेल बढ़ रही है तो वैसे वैसे वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, और वर्किंग कैपिटल जो है वो एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर आपको चाहिए। अब देखें ना, यहाँ पे टाइमलाइन अब आपको क्लियर हो जाएगी ना कि वर्किंग कैपिटल चाहिए कब, वर्किंग कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर चाहिए। तो जो मैं मिसाल दे रहा था तो उसमें डेफिनेट सी बात है, पहले साल के स्टार्ट में ये थी, ये दूसरे साल के स्टार्ट में थी, और दूसरे साल का स्टार्ट पहले साल के एंड होता है। तो बेसिकली टाइमलाइन अब हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ज्यादा हमें इस सवाल से क्लियर होगी। तो सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम ये जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक देखते हैं हमारी सेल्स कब कब कितनी है। तो पहले साल सेल्स 2,25,000 की है, उसके बाद सेल्स बढ़ गई 5% से 2,63,250 हो गई। उसके बाद T3 में सेल्स फिर 5% से बढ़ गई, 2,88,063 होगी। और फिर T4 में 4 साल का प्रोजेक्ट है, फिर सेल बढ़ गई। तो ये तो आपने सेल्स को बढ़ाया। उसके बाद अब यहीं से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो 22,500 है, ठीक है। लेकिन ये चाहिए कब, स्टार्ट ऑफ द ईयर, राइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्किंग कैपिटल प्लेस कहाँ करना है, स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो ये T1 की सेल की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1 साल पहले चाहिए, तो ये T0 पे प्लेस होगा। फिर इसकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 2,36,000, सॉरी 23,625। अच्छा, अब ये वर्किंग कैपिटल चाहिए कब, ये वर्किंग कैपिटल चाहिए T1 के एंड में, T2 के स्टार्ट में और T1 के एंड में। अब जब मैं इसको T1 के एंड में लिखता हूं तो ये यहाँ पे लिखा तो यूं जाएगा, लेकिन जब मैं इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में लूंगा, अभी तो ये मैं सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल रहा हूँ, तो जब मैं इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में लूंगा तो मैं पहले साल में 22,500 का आउटफ्लो लूंगा, लेकिन दूसरे साल में यानी कि T0 में मैं 22,500 का आउटफ्लो लूंगा, लेकिन मैं T1 में 22,500 का आउटफ्लो नहीं लूंगा, बल्कि जो 22,500 और 23,625 का जो फर्क है 1,125, मैं सिर्फ ये आउटफ्लो लूंगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को लूंगा, राइट। इसको बड़ा केयरफुली समझें। फिर इसी तरीके से T3 की जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, वो अगेन T3 का 10% है, 24,806। वो प्लेस कहाँ होगा, एक साल पीछे होगा, 24,806 यहाँ पे आएगा, और 24,806 और 23,625 का जो फर्क है एडिशनल, वो मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो आपने एडिशनल लेना है, और इन दी एंड क्या होगा, इन दी एंड ये सारा का सारा जो लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला वो सारा का सारा रिलीज हो जाएगा, और आपकी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस आ जाएगी। आपको सवाल में जिसमें वर्किंग कैपिटल, ये मैंने ACC में भी बहुत दफा आते देखा है सवाल, और आई कैन एक्सपेक्ट के अगर वहां से मटेरियल पिक किया जाए तो यहाँ पे भी आ सकता है। सर अगर वर्किंग कैपिटल T1 से स्टार्ट होता है तो फिर रिलीज, देखिए रिलीज तो उसने एंड में ही होना है ना, सारा का सारा वर्किंग कैपिटल। तो अब आप क्या करोगे, आप जो आखिरी वर्किंग कैपिटल था वो कितना था, देखो T4 का इसका 10% कितना था, T4 का इसका 10% बनता था, जो आखिरी वर्किंग कैपिटल है, तो ये 2,60,466, तो आखिरी वर्किंग कैपिटल 2,60,466 बनता है। इसका अगर आप लो 10%, तो वो बनता है 26,000, और वो चाहिए कब होगा, एक साल पहले, यानी कि T4 से एक साल
के शुरू में और T4 का शुरू है T3 का एंड, तो आपको यहाँ पे चाहिए वो, ठीक है। तो T3 के एंड में 26,466 की इन्वेस्टमेंट जो है वो आप वर्किंग कैपिटल में करोगे। पहले आप कर चुके 24, तो एडिशनल तो चाहिए 12, एडिशनल तो चाहिए आपको 1241, ठीक है। तो ये इसका फर्क हो गया, ये इसका फर्क हो गया, ये इसका फर्क हो गया। अब तीसरे साल के एंड तक आप 26,466 की इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, तो चौथे साल में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी बल्कि प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था, तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट फिर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये देखूं तो ये सब मिला के कितना बनता है, ये सब मिला के 26,047 बनता है। तो 4 सालों में आपने ये इन्वेस्ट किया, चौथे साल के एंड में सब रिलीज हो गया, तो 4 साल तक ये आउटफ्लो है, चौथे साल के एंड में ये इनफ्लो है। So this is how we deal with the working capital. क्लियर हो गया जी? खदीजा, ये जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर टैक्स डिडक्टेबल वाला मामला अप्लाई नहीं होता। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट प्रॉफिट, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। जिस तरीके से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस पर टैक्स नहीं अप्लाई होता, इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स अप्लाई नहीं होता, टैक्स अप्लाई होता है इनकम्स और एक्सपेंसेस पे। चलें जी, वर्क है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 आप खुद कर लीजिएगा। अब फाइनली यहाँ पे वो कहता है जी, कभी आपको सवाल आए, देखिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कोई एक अप्रोच ना अपने जहन में बिठाया करें कि कोई भी सवाल आए तो आप उसे कैसे करेंगे। तो इन्होंने आपको एक एडवाइस किया है कि कोई भी सवाल आए तो कोशिश करें इस टेम्पलेट में कर लें। हाँ, अगर कोई सवाल की नेचर ऐसी है कि वो इस टेम्पलेट में नहीं आता या इस स्टेप से नहीं होता तो फिर जो मर्जी आप करें उसके लिए, लेकिन कोशिश करें कि जब आप एक टैक्स वाला सवाल करें तो उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें नोट करनी है और क्या नोट करना है, और उसमें इन्फ्लेशन भी हो। तो उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आप नेट ट्रेडिंग इनकम नोट कर लें। जिस तरह अभी एक सवाल आया था, उसमें हमने नेट इनकम जो है वो ले ली थी, वो उसने खुद दी हुई थी 16,000 की, और फिर उस 16,000 को मैंने बाद में टैक्स माइनस किया था, और मैंने 2 तरीके बताए थे कि मैं टैक्स अलग से भी माइनस कर सकता हूँ और मैं टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट करके डायरेक्टली भी उसकी आफ्टर टैक्स निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं नेट ट्रेडिंग रेवेन्यू ले लो। अब नेट ट्रेडिंग रेवेन्यू क्या होता है? सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो अगर कभी आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो, अब ये वो जो हेब वाली बात थी कि अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो, यानी कि जिसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस हुई हुई हो, तो डेप्रिसिएशन भी अगर वो माइनस हुई हुई है तो आप उसे ऐड करोगे, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेना है। तो उस सवाल में मेरे ख्याल में मैंने जो उस वक्त आंसर दिया ऑन द टॉप ऑफ इट, मैं आपको बता दूं कि उस सवाल में नेट ट्रेडिंग रेवेन्यू दिया हुआ था या नेट ऑपरेटिंग इनकम दी हुई थी, जिसमें से हम जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जिसमें से माइनस नहीं हुए हुए थे। तो यहाँ पे हमने नेट ट्रेडिंग इनकम लेनी है। इसमें छोटी सी एक पॉइंट है, वो जब सवाल आता है तो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, हम कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन बहरहाल कैश फ्लो नहीं होता, यानी कि ऑपरेटिंग इनफ्लोज, सेल्स, ऑपरेटिंग आउटफ्लोज, कॉस्ट ऑफ सेल और सेलिंग एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वो माइनस कर दिया तो नेट रेवेन्यू आ गया। अब ये टैक्सेबल है, इस पर टैक्स लगा दिया। फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट को नोट करो कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है, और जाहिर सी बात है ये तो होती टाइम जीरो पे है। फिर उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू नोट कर लो सवाल में से, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आप सीख रहे हो वो क्या है? टैक्स रिलीफ्स। तो टैक्स रिलीफ्स को कैलकुलेट करो जिस तरह अभी आपको सिखाया गया है, और फिर वर्किंग कैपिटल देखो। तो अब जब आपको पूरा कभी सवाल आ जाए तो आपने ये 6 चीजें अपने जहन में बिठानी है कि क्या मैं नेट ट्रेडिंग रेवेन्यू को प्रॉपरली ले रहा हूँ, और प्रॉपरली जो उनके जो प्रॉपर टाइम पीरियड्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, क्या मैं उधर प्लेस कर रहा हूँ? क्या मैं टैक्स पेएबल को सही तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ उस इनकम पे 30% है, और उसको मैं क्या सही ले रहा हूँ? क्योंकि पहले साल का टैक्स के लिए आपने उसको लेना दूसरे साल में, दूसरे साल के टैक्स के लिए तीसरे साल में, और इसको भी रटा नहीं मारना, क्योंकि यहाँ पे वो 50-50% भी कह सकता है कि आधा इस साल में आधा अगले साल में। तो फिर वो भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो आपको टैक्स पेएबल किस तरीके से बता रहा है। फिर आप कंफर्म करो कि इन्वेस्टमेंट आपने ले ली है, आप कंफर्म करो कि आपने रेजिडुअल वैल्यू ले ली है,
और फिर आप देखो कि टैक्स रिलीफ सारे के सारे आपने नोट कर लिए, जितने भी रिटर्न डाउन अलाउंसेस के रिलीफ से वो आपने सारे के सारे नोट कर लिए, और वर्किंग कैपिटल के जो फ्लोज हैं वो भी आपने प्रॉपरली ले लिए, इंक्रीज डिक्रीज वाले। तो फिर अगर आप ये जहन में खाका रखोगे और इसको देखते हुए उस सवाल की मैक्सिमम चीजें नोट कर लोगे और टैक्स रिलीफ्स को जो पैटर्न मैंने बताया उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे, तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप कोई चीज मिस नहीं कर रहे और कोई वैल्यू आप मिस नहीं कर रहे और आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अपने जहन में ये टेम्पलेट जरा फिट कर लें। ये बिल्कुल भी कोई डिफरेंट बात नहीं है। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने शुरू भी यही इसी बात से किया था कि आप कैश फ्लोज को क्लियरली जब नोट कर लेंगे और आपको आइडिया होगा कि कैश फ्लोज किस किस किस्म के होते हैं, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। एक आखिरी बात वो चैप्टर में ये कर रहा है, फिर हम जरा बीपीपी की किट पे चले जाते हैं कि अगर इन्फ्लेशन और टैक्स दोबारा इकट्ठा आ जाए तो फिर आपने क्या करना है। अच्छा, इसमें एक बात कि आप पोस्ट टैक्स मनी डिस्काउंट रेट यूज करें, ठीक है। पोस्ट टैक्स यानी कि आफ्टर टैक्स मनी डिस्काउंट रेट यूज करें। तमाम कैश फ्लोज को मनी में कन्वर्ट कर लें, मनी कैश फ्लोज में। यानी कि अब ये वो अप्रोच बता रहा है कि अगर इन्फ्लेशन भी आ जाए और टैक्सेशन भी आ जाए तो एक तो मेक श्योर करें कि आप मनी कैश फ्लोज लें। यानी कि अगर कैश फ्लो में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुई भी, इन्फ्लेशन ऐड नहीं हुई भी, तो एक तो कैश फ्लोज को मनी एडजस्टेड कर दें, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर दें, उसमें इन्फ्लेशन डाल दें ताकि सब कैश फ्लोज मनी कैश फ्लोज में हो जाए, ठीक है, सब कैश फ्लोज। और उसके बाद वो ये कह रहा है कि आप मनी डिस्काउंट रेट यूज करें, ठीक है, मनी रेट ऑफ रिटर्न यूज करें। अब ये बात हमें कल से भी आइडिया है कि मनी रेट ऑफ रिटर्न हमने मनी कैश फ्लोज के लिए यूज करना है। जब कैश फ्लोज मनी हो गए तो हम मनी रेट ऑफ रिटर्न यूज कर लेंगे। इसका मतलब है कि अगर उसने रियल रिटर्न दिया हुआ है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे मनी रेट ऑफ रिटर्न में। तीसरी बात जो वो इम्पोर्टेंट वो कर रहा है, वो ये कर रहा है कि आप पोस्ट टैक्स मनी डिस्काउंट रेट लेंगे। डिस्काउंट रेट तो लेंगे लेकिन पोस्ट टैक्स लेंगे। तो इसका मतलब है अगर मनी रेट 15% है और 30% टैक्स है तो इसका जो बनेगा पोस्ट टैक्स या आफ्टर टैक्स मनी डिस्काउंट रेट वो बनेगा 10.5%। ठीक है जी। तो अगर ये बात समझ आ गई है ओके लिख दें, हम बीपीपी पे चलते हैं। और ये कंक्लूड हो गया हमारा टैक्स से रिलेटेड जो कुछ थ्योरेटिकल मैटर्स है। कुछ शायद आपके जहन में सवाल हो, आपने कुछ क्वेश्चंस पढ़े हो, सर वो वाला क्वेश्चन ऐसे था फिर ऐसे कैसे करना है, वो अगर आप मेरे से वैसे पूछ लें तो मैं शायद आपको वैसे ज़बानी आंसर दे सकूं, लेकिन अप्रोच है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और इसी हद तक फिलहाल अगर आपने कोई पहले ऐसी चीज पढ़ी भी हुई है जो आपको कॉम्प्लिकेट कभी लगती होगी, आपको कभी समझ नहीं आई, तो इस वक्त उसको जहन में ना लाते हुए हाल इस चीज को जहन में रख के एमसीक्यूज करें बीपीपी से, कैपलन से, सीमा की किट से, और जो रिजोर्स मैं आपको दे रहा हूँ अगर तो मैनेज हो रहा है तो फिर तो उस चीज को वैसे ही आप भुला दें जो भी कॉम्प्लिकेशन आपके जहन में थी। हाँ, अगर मैनेज नहीं हो रहा, कोई नई चीज आ जाती है तो फिर हम उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। राइट जी, सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट द थ्योरी। नाउ लेट्स डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसको मैं जरा क्लोज कर देता हूँ। Okay, Ji, let me just pick up the question, which I believe is a good practice. तो अच्छा, हम कैप्लन से पहले पिक कर लेते हैं। बीपीपी नॉर्मली जो है वो इतने हार्ड क्वेश्चन जो है वो पिच नहीं करता, कुछ होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते। तो चूंकि मैंने आपको अल्टीमेट रिसोर्स सीमा की P2 की किट का कहा हुआ है, तो कैप्लन, वो भी कैप्लन किया, ये भी कैप्लन किया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कुछ कंसिस्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे।
तो I guess question number 55 do have tax matters into it. Question number 55. जी बिल्कुल. So let's begin with that question. और क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, आप मेरे साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, मेरे से आगे भी पढ़ सकते हैं कि एक नई मशीन खरीदी है 2 मिलियन की और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम इसको 31 दिसंबर 6 को, जो कि आज से ऑनवर्ड 5-6 दूसरा साल बनता है, यानी कि दूसरे साल के एंड में हम इसको बेच देंगे 3.5 लाख की। जो कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 30% है और जो टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन है, जिसको आप रिटर्न डाउन अलाउंस कहते हो, जो मैंने कहा था कि टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है कि ये डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हो, इससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो सकता है, इससे आपको रिलीफ मिल सकता है, वो है 25% और रिड्यूसिंग बैलेंस। और एंड में जब डिस्पोज कर रहे होगे तो आपको बैलेंसिंग अलाउंस भी मिल जाएगा। ये बात भी मैंने आपको बड़ी क्लियरली बताई। अब वो कहते हैं कि द कंपनी मेक्स सफिशिएंट प्रॉफिट टू ऑब्टेन टैक्स रिलीफ और टैक्स, ये अगर वो ना भी कहता तो ये हमारी अजम्पशन होती है कि कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है कि उसको वो जो टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन का रिलीफ फौरन मिल जाएगा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ अजम्पशन है, ये ना भी कहता तो ये अंडरस्टूड सी बात है। कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 15% है। वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन एट 1 जनवरी। अब इसके कहने का मकसद ये है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स रिलीफ, क्योंकि बात ये है कि हमारी जो टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन है उससे जो रेलेवेंट कैश फ्लो है वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो रेलेवेंट कैश फ्लो उसका उससे बनने वाला रिलीफ है। और वो रिलीफ जिस साल में मिलना है उस साल पे लिख के फिर हम डिस्काउंट बैक करते हैं। तो पहला काम आपको जो क्विकली कर लेना चाहिए वो ये है कि आप क्विकली जरा इसके रिलीफ तो निकालें और उसका जरा टाइम पीरियड तो बताएं। तो हमने 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, पहले साल के एंड में हमें 25% जो है यानी कि 5 लाख का रिटर्न डाउन अलाउंस मिल गया। हमारी जो बाकी वैल्यू रह गई वो रह गई 15 लाख, ठीक है, वो 15 लाख रह गई। उसके बाद दूसरे साल में आपको मैंने बताया कि आपको रिटर्न डाउन अलाउंस लेने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप क्या कर सकते हो, अब इसकी सेल प्रोसीड में से माइनस करके सीधा ही आप क्या करोगे, आप जो बैलेंसिंग अलाउंस है वो निकाल लो। तो यहाँ पे बैलेंसिंग अलाउंस है 11,50,000, ठीक हो गया। ये बैलेंसिंग अलाउंस है, ठीक है, और ये रिटर्न डाउन अलाउंस है। अब ये मैटर नहीं करता, बल्कि इसका जो टैक्स परसेंटेज है जिसको हम टैक्स रिलीफ कहेंगे वो एक रेलेवेंट कैश फ्लो है। तो आप 5 लाख का 30% लोगे 1.5 लाख, ये रेलेवेंट कैश फ्लो है, ये बेनिफिट है, ये इनफ्लो है। और आप 11,50,000 का 30% लोगे जो कि 3,45,000 है, तो ये एक आपका टैक्स रिलीफ है, ये रेलेवेंट कैश फ्लो है। अब जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये रिलीफ मिलेगा कब, हम टाइम पीरियड क्या लें। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, चलो ये मुझे अब आपसे पूछना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे 1 में T1 लूं या T2 लूं। 1 में यानी कि ये 1 में मैं रिलीफ का टाइम पीरियड T1 लूं या T2 लूं, ये अब मेरा आपसे सवाल है। T2 T1 अगेन जवाब में कंफ्यूजन है और थोड़ा सा मैं जब सोल्यूशन पे देख रहा हूँ तो वहां पे भी थोड़ा सा एक क्लैश आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन को ना एक दफा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कंपनी हैज 31 दिसंबर एज इट्स अकाउंटिंग ईयर एंड on 1st January at the start of the year they buy a new machine or the company expect to sell machine on 31st December 2006. The rate of corporation tax is 30%. Tax allowable depreciation is obtained at 25%, reducing balance and balancing allowance is available on disposal of the asset. The company makes sufficient profits to obtain tax relief for depreciation as soon as they arise. मेरे ख्याल में शायद यही एक ऐसा वर्ड है जो मैं उस वक्त कह रहा था कि ये अजम्पशन है, बट आई गेस जो सोल्यूशन मुझे इस वक्त सामने नजर आ रहा है उसमें शायद इसी वर्ड को उन्होंने कैपिटलाइज किया। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो इसका टाइम पीरियड होना चाहिए था एज पर जो गाइडलाइन हमने बात की है, तो इसको T2 में होना चाहिए था, क्योंकि टैक्स अल्टीमेटली 1 साल बाद आपको उसका बेनिफिट जो है और उसका जो, क्योंकि देखें उस साल के एंड में आपकी टैक्स लायबिलिटी तो कम हो जाएगी लेकिन पेमेंट तो आपने करनी थी अगले साल। तो यहाँ पे परहैप्स सिर्फ एज सून एज की वजह से ऐसा
है। तो इन्होंने जो सॉल्व किया हुआ है, मैं जरा इसको एक दफा दोबारा क्रॉस वेरीफाई करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मुझे खुद इस वक्त आपको बताते हुए इस पॉइंट में इतनी तसल्ली नहीं है कि सिर्फ इस पॉइंट की वजह से डिफरेंट अप्रोच की। तो इन्होंने इसको T1 में लिया है और इसको T2 में लिया है, राइट। यू कैन डिसएग्री विद दिस, बट राइट नाउ दिस इज ऑन T1, दिस इज ऑन T2। अब चूंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी तो आप 1.5 लाख को सिंगल फैक्टर लगाओगे और आप 3,45,000 को 2 साल का फैक्टर लगाओगे। तो प्रेजेंट वैल्यू वाला मामला तो खैर बहुत ही आसान है, उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इन्होंने आंसर निकाला हुआ 3,91,000। बट राइट नाउ मैंने जब आप पढ़ाया तो मैंने ये बताया कि अगर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो हम उसको एक पीरियड को 1 साल आगे ले जाएंगे, और अगर एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर है तो फिर हम उसको उसको 1 साल पहले लेके आएंगे। तो ये जरा मुझे दोबारा एक corroborate करना पड़ेगा फ्रॉम दी अदर सोर्सेज, क्योंकि इस क्वेश्चन में एज सुन एज दे अराइज की वजह से शायद वो जो प्रिंसिपल है हमने जो सेट किया था वो वायलेट हो रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी। तो अगर इसमें आपकी कोई बेहतर एक्सप्लेनेशन है तो आप मेरे से शेयर कर लें, अगर आपको कोई डिफरेंट अंदाज से समझ आया हो तो आप शेयर कर लें। अदरवाइज मुझे लगता ही है कि मुझे इस पॉइंट को व्हाट्सएप Khadija says, what does sufficient profit has to do with the tax relief claim in the same year? देखें, इसको आप यूं समझें कि लेट्स से आप इसके अलावा कोई मिसाल ले लें। आपको एक लॉस होता है किसी चीज पे, तो लॉस पे लेट्स से अगर आपको टैक्स रिलीफ मिल रहा है तो अब ऐसा तो नहीं होने वाला कि टैक्स वाले आपको वो टैक्स रिलीफ कैश की फॉर्म में दे देंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला कि आप उसको क्लेम कर रहे होंगे। ना ही यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि आप उसको यहाँ पे जब आपको वो टैक्स रिलीफ अलाउ कर रहे हैं 1.5 लाख का, तो वो कोई टैक्स वाले आपको कैश। तो डेफिनेटली इस रिलीफ को अवेल करने के लिए डेफिनेटली यू शुड हैव प्रॉफिट्स ऑलरेडी। आपके पास प्रॉफिट आ रहा होगा पहले से, कोई टैक्सेबल प्रॉफिट होगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा इस रिलीफ को। तो ये रिलीफ रिडक्शन इन द टैक्स प्रॉफिट्स का बाइस बनता है, तो उसके लिए प्रॉफिट्स का होना जरूरी होता है, ठीक है। और हमारी ये एजम्पशन है, यहाँ तक जो है ये तो हमारी एजम्पशन है। ये एजम्पशन मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाई थी। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमें जब एक टैक्स रिलीफ मिलता है, एक तो वो ऑब्वियसली टैक्स वालों से नहीं, टैक्स वालों से कैश की फॉर्म में तो मिलता नहीं है। वो तो सिर्फ रिलीफ इस सेंस में मिलता है कि हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है। तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने के लिए कोई प्रॉफिट तो हो जिसमें से वो कम हो। तो बस ये तो जो जुमला लिखा हुआ है यहाँ पे, द कंपनी मेक सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू ऑब्टेन टैक्स रिलीफ, वो तो सिर्फ इस हद तक है फॉर टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब वो लिखा हुआ है एज सून एज दे अराइज, मेरे हिसाब से ये भी एक अजम्पशन ही है। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अभी इसलिए भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही क्योंकि मेरे अपने उस हिसाब से इसमें जो अब लारे बड़ी कन्विंस्ड हैं कि इट विल रिसीव एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो मुझे मुझे भी यही लगता है। चलें, अब इसमें ना मजीद मैं डिस्कस करूंगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। फिलहाल इसको आप फेस वैल्यू पे ले लें, हो जाता है कई क्वेश्चंस में ऑब्वियसली। कुछ क्वेश्चंस में प्रिंसिपल्स जो हमने सीखे होते हैं उससे कहीं ना कहीं वायलेशन आ रही होती है। तो डेफिनेटली अगर हम इसको T2 कर दें और इसको T3 कर दें तो इसके आंसर्स पे काफी फर्क पड़ेगा। एनीवेज, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर मैं दोबारा आता हूँ। हमें शायद इसकी थोड़ी सी वेरिएशंस देख के एक दफा और मौका मिल जाए। तो बहरहाल ये कंफ्यूजिंग पॉइंट तो है। अच्छा जी, लेट मी जस्ट फाइंड आउट अनदर क्वेश्चन जो कि इसी से मिलता जुलता हो। जी बिल्कुल, मैंने वो पिक कर लिया। एमसीक्यू नंबर 113 में टैक्स ही है। मैं जस्ट दोबारा उसी पे बस, क्योंकि अब मेरे जहन में बीइंग अ टीचर, आपको पता है कि बीइंग अ टीचर इट इज वेरी हार्ड टू इमेजिन कि आप एक चीज को एक्सप्लेन ना कर पाओ एक सर्टेन टाइम पे। तो इसलिए मेरे जहन में वही चल रहा था, तो मैं इसलिए दोबारा वहीं पे आया हूँ। और दोबारा मेरे जहन में वही बात है कि यहाँ पे ये एज सून एज दे अराइज का जो वर्ड है दैट बेसिकली इज द की वर्ड हेयर, जिसकी वजह से ऐसा है कि हमने जो प्लेस किया है, क्योंकि उसी वक्त हमें मिल रहा है कैपिटल अलाउंस, उसी वक्त रिलीफ मिल रहा है। 1 साल आगे करें तो वो फिर पहले साल का एंड ही बनता है।
तो समथिंग लाइक दैट। तो अभी फिलहाल उसको वहीं पे उसी वर्ड तक ही समझ लें। अब 113 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। वो कहते हैं जी, जूसी कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ न्यू इंडस्ट्रियल जूसर for use on a new contract. It will cost 1,50,000 and will last 2 years. The company pays corporation tax at 30% as the cash flow occurs, and due to health benefit of using the machine attracts 100% tax allowable depreciation immediately. तो यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर है कि आपको जो टैक्स अलाउंस मिल रहा है वो इमीडिएटली मिल रहा है, राइट, उसी वक्त। तो पहला अलाउंस आपको उसी वक्त मिल रहा है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा ये नहीं कहा हुआ कि एट दी स्टार्ट या पिछले साल का एंड, तो जब ऐसा नहीं कहा होगा तो हम एट दी स्टार्ट ही अज्यूम करेंगे कि जो एसेट परचेज हो रहा है वो एट दी स्टार्ट ऑफ द ईयर ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली आपको क्या मिल रहा है, आपको इमीडिएटली मिल रहा है टैक्सेबल अलाउंस, ठीक हो गया जी। और शायद पिछले क्वेश्चन में भी इमीडिएटली ही मिल रहा है, तो इसकी वजह से अलाउंस अभी मिल रहा है, तो साल के एंड में इस वजह से वो प्लेस हो रहा है। तो ये भी वर्ड की वर्ड है यहाँ पे। गिवन अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, what is the minimum value of the pre-tax contract revenue receivable in 2 years which would be required to recover the net cost of the user? अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर एक दो चीजें आ गई हैं इसके अंदर। डेफिनेटली एक तो आपने टैक्स मैटर्स को तो हैंडल करना ही करना है, लेकिन साथ ही इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, और उसके अंदर आपने ये बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्री टैक्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिसीवेबल इन 2 years, 2 साल के बाद जो मिनिमम प्री टैक्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगा वो कितना होगा जिससे आपकी नेट कॉस्ट ऑफ द यूजर कवर हो जाए। अच्छा, अब इसके लिए तो पहले तो हमें जरा नेट कॉस्ट ऑफ द यूजर देखना पड़ेगा। नेट कॉस्ट ऑफ यूजर की, ये जो यूजर है इसकी नेट कॉस्ट क्या है, तो ये कितने का, 1.5 लाख का। लेकिन जाहिर सी बात है इस 1.5 लाख में आपको जो है वो रिलीफ भी मिलना है, ठीक है। तो अब वो रिलीफ कितना है, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 1,50,000 पे जो उसकी 30% जो हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स, सॉरी इसकी हमें द मशीन अट्रैक्ट्स 100% टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन, और टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन कितनी है, 100% है। अच्छा चलें, ये तो बिल्कुल ही नई बात आ गई। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि हमें जो अलाउंस है वो तो सारा का सारा फौरन ही मिल जाए, ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तो बात ही नहीं हुई। ये तो कह रहा है 100% उसी वक्त मिल गया, तो हमें 100 का 100% अलाउंस उसी वक्त मिल गया, ठीक हो गया जी। तो अब ये जो 1.5 लाख का 1.5 लाख है ये हमारा टैक्स रिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और टैक्स रिलीफ कितना बन रहा है, 45,000। अच्छा, और ये टैक्स रिलीफ भी कब मिल रहा है, ये भी इमीडिएटली मिल रहा है, ठीक हो गया। और इसको आप क्या करोगे, इसको आप इस 1.5 लाख की कॉस्ट में से माइनस कर दोगे 45,000 को। तो जब आपको ये इमीडिएटली मिल रहा है, इसका रिलीफ, इसका बेनिफिट, तो आपकी जो नेट कॉस्ट ऑफ द यूजर बनेगी वो 1,05,000 बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमें वो कहता है कि आज हमारी इन्वेस्टमेंट नेट हो रही है 1,05,000 की, 2 साल बाद कितना रेवेन्यू हमें मिले, रेवेन्यू कि हमारी ये नेट इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए। तो हम इसकी बेसिकली क्या निकाल रहे होंगे, हम इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 1,05,000 को 1.1 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10% जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये बनेगा 1,27,050, ठीक है, 1,27,050। अच्छा, अब ये प्री टैक्स होगा या आफ्टर टैक्स होगा, पूछा उसने क्या है, उसने पूछा प्री टैक्स बताएं। तो ये 1,27,000 तो डेफिनेटली आफ्टर टैक्स होगा, तो जाके आपकी रिकवरी हो रही होगी ना 1,05,000। तो ये 1,27,000 जो इस वक्त निकला है ये तो नेट होगा। अब इसको आपने प्री टैक्स करना है, ठीक है, तो अच्छा खासा इसके अंदर दाव पेश है, इसको आपने प्री टैक्स करना है। अब इसको प्री टैक्स करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली अगर आपने किसी कैश फ्लो को आफ्टर टैक्स करना हो तो आप उसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपने इसको आपने आफ्टर टैक्स करना होता है।
अगर इसको प्री टैक्स करना है तो मुझे इसको डिवाइड करना है वन माइनस टैक्स रेट से। तो मैं इसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देता हूँ तो ये प्री टैक्स हो जाएगा। तो अगर मैं 1,27,050 को डिवाइड करूँ 0.7 से तो यहाँ पे आंसर आता है 1,81,500। 1,81,500। 40,000 हमने इसलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि हमारा टैक्स रिलीफ है। रेलेवेंट कैश फ्लो है, हमारा आउटफ्लो 1.5 लाख है, लेकिन वो जो 45,000 का टैक्स रिलीफ है वो रेलेवेंट कैश इनफ्लो है। तो कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो हमने नेट कैश फ्लो निकाल लिया। यानी कि यूं समझ लें कि हम 1.5 लाख लगाते हैं तो 45,000 का तो हमें बेनिफिट टैक्स वाले दे देते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में देते हैं? टैक्स रिडक्शन की फॉर्म में देते हैं ऑब्वियसली, लेकिन 45,000 का बेनिफिट हमें मिल जाता है ना, और वो बेनिफिट भी इमीडिएटली मिल रहा है। तो मैंने आज 1.5 लाख रुपए लगाया, गवर्नमेंट ने मुझे 45,000 वापस कर दिया। वापस किया नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने वापस किया नहीं, लेकिन वो एक 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 दूसरी फॉर्म में आपको मिला। यानी कि जो टैक्स आपने 45 देना था वो वो जी ये WDE है ऑब्वियसली, ये WDE है, ये सारा का सारा WDE है। 100% इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख है ज़ुहैब, और 100% WDE है। ठीक है, उसने कहा कि उसने ये कहा कि 100% जो है वो टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन है। तो 1.5 लाख के अगेंस्ट 1.5 लाख WDE है और उस 1.5 लाख का 30% टैक्स है, तो 45,000 की नेट सेविंग है। इसलिए आपका जो नेट कॉस्ट आ रही है वो 1,05,000 आ रही है। और खदीजा कह रही है कि डायरेक्ट 30% से डिवाइड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 2-3 तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको इक्वेशन से भी कर सकता था। ठीक है, मैं इसको ये भी कह सकता था कि मैं इसको ये भी कह सकता था कि एक ऐसा कैश फ्लो जिसमें से अगर 30% टैक्स माइनस किया जाए तो वो आ रहा है 1,27,050। ठीक है, तो ये बिफोर टैक्स हो गया, ये एक्स बिफोर टैक्स हो गया, ये टैक्स हो गया, ये आफ्टर टैक्स हो गया। तो मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो यहाँ से भी मैं इसको निकाल सकता हूँ। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब फंस जाओ और समझ ना आ रहा हो तो वहां पे आप ये काम कर लिया करो। अच्छा नहीं, खदीजा ने पूछा था 30% पे डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते जी, 30% पे डिवाइड नहीं कर सकते। आपने इसको 0.70 पे डिवाइड करना है। क्योंकि अगर आप इसको ना 0.30 पे डिवाइड कर रहे हो तो फिर आप टैक्स को 70% ले रहे हो। अगर आप 0.3 को 0.3 पे डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब है टैक्स 70% है, जबकि टैक्स 30% है। तो आपने 0.70 पे डिवाइड करना है। वैसे मेरे ख्याल में अगर आप ये वाली इक्वेशन समझ लें कि ये जो एक्स है ये बिफोर टैक्स कैश फ्लो है, इसमें से 30% टैक्स माइनस किया तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो आ गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो बिफोर टैक्स कैश फ्लो आ जाएगा। जी, वी गॉट WD&T0 इमीडिएटली, वहां पे वर्ड लिखा हुआ था इमीडिएटली। वी गॉट WD&T0 इमीडिएटली एंड द टैक्स रिलीफ वी गॉट आल्सो इमीडिएटली। यही वर्ड्स हैं जो इसको इमीडिएट बना रहे हैं। अदरवाइज ये इसका जो टैक्स बेनिफिट होता है वो 1 साल के बाद होता है। तो ये इमीडिएटली का वर्ड जो है वो इसको T0 पे लेके आ रहा है, और पिछले सवाल में भी इसी तरह से ही वर्ड था इमीडिएटली वाला, जिसको 05 देख लें जी एक दफा, और बस उस पर फिर मैं ये सेशन क्लोज करता हूँ। आज मेरी बैक टू बैक ना तकरीबन 7 to 8 आवर्स की क्लासेस हैं, और ये भी क्लास 12 जो मैंने टाइम कमिट किया था उससे तो एक्सीड ही कर गई है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास हम संडे को करेंगे। आपको ज़रा 2 दिन का मार्जिन मिल जाएगा, जुम्मा और हफ्ता, ज़रा इन चीज़ों को गैदर करने का। एक सेशन मुझे और करना है अभी इसके ऊपर, जिसमें मैं थोड़ा सा रैप अप करूंगा अब चीज़ों को। तो आपको 2 दिन का मार्जिन मिल जाएगा इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का, और वो जो प्रैक्टिस किट सीमा वाली है उससे गो थ्रू होने का। तो बस ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इसको आज सेशन जो है वो क्लोज करते हैं, और फिर संडे को सेशन करते हैं। तो 105 है जी। 105 में एक कॉर्पोरेशन टैक्स रेट है 30%, और 12 माह आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच द कैश फ्लो रिलेट। अब यहाँ पे वो 12 माह वाली बात कर दी है। It can claim tax allowable depreciation at the rate of 25%, reducing balance. It pays 1 million for a machine, cost of capital 10%. आप बताएं जी कि net present value of the benefit of the first portion of tax allowable कितना है? First portion of tax allowable। तो आप क्या करोगे? आप 1 million का जो 25% है
वो बन जाएगा आपका रिटर्न डाउन अलाउंस। सो 1 मिलियन का 25% रिटर्न डाउन अलाउंस बन जाएगा 2,50,000, और ये 2,50,000 का जो 30% है वो 75,000 का टैक्स रिलीफ बन जाएगा। अच्छा, अब ये रिलीफ मिलेगा कब? ये रिलीफ मिलेगा T1 में। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 12 month after the end of the year to which the cash flow relate। अब ये 12 मंथ वाली बात पहले नहीं लिखी हुई थी, अब लिखी हुई है। तो आपने रिलीफ बना कब? T0 पे बना, ठीक है, ये रिलीफ T0 पे बना। सो आफ्टर 12 मंथ्स T1 बना, आफ्टर 12 मंथ्स T1 बना। तो अब आपने इसको एक साल का फैक्टर लगा के 75,000, एक साल का फैक्टर लगा के 68,175, इसका आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया किसका? टैक्स रिलीफ का। और यहाँ पे आप ये भी नोट कर लो कि आपने इसे बाय किया था पिछले साल के एंड में, विच मींस उसका 12 माह T1 बनता है। तो ये बहरहाल उसी के कंसिस्टेंट है जो हमने अप्रोच पढ़ी थी, उसके मुताबिक है। और मजीद मैं बहरहाल इस सेशन के बाद थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट करता हूँ, और एक इन तीनों क्वेश्चन में मैं चाह रहा हूँ कि एक थोड़ा सा मजीद कंपैरिजन करके, क्योंकि ये निशानी लगाना बहुत ज़रूरी है कि कब आपने T1 लेना है और कब आपने T2 लेना है, उसके बगैर डेफिनेटली गड़बड़ हो सकती है। So if you have any question, do let me know. Otherwise, I'm just ending up this session, and I will keep on supporting you on WhatsApp as and when time permits. और अदरवाइज जो है वो अदरवाइज आप 2 दिन के बाद मेरे से मजीद डिस्कशन कर सकते हैं। 25,000 कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो अच्छा, आप ना मल्टीपल चीजें कर रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ना जो कर रही हैं उसको सोचें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी चीज को 2.5 लाख को 1 माइनस टैक्स रेट करता हूँ ना, तो वो आफ्टर टैक्स हो जाएगा। इनके 1 माइनस टैक्स रेट करने का मतलब है किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स करना, क्योंकि टैक्स रेट अगर 70% है तो 1 टैक्स रेट अगर 30% है तो 1 माइनस 0.3 हो जाएगा। और जब मैं किसी कैश फ्लो को 0.7 से मल्टीप्लाई करूंगा वो आफ्टर टैक्स हो जाएगा। हमने यहाँ पे आफ्टर टैक्स तो करना ही नहीं है, हमने तो यहाँ पे टैक्स निकालना है कि इस 2.5 लाख पे टैक्स की बचत कितनी है। तो अब ये मैटर करता है हम निकालना क्या चाह रहे हैं। अगर हम टैक्स निकालना चाह रहे हैं तो 30% से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम आफ्टर टैक्स निकालना चाह रहे हैं तो फिर 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिपेंड करता है हम क्या निकालना चाह रहे हैं। और अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर आप पिछले क्वेश्चन से रिलेट करो कि यहाँ पे देखो हमारा कैश फ्लो था 2,50,000। अब लेट्स से इसको मैं आफ्टर टैक्स करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको आफ्टर टैक्स कर दूंगा 1 माइनस 0.3 से मल्टीप्लाई करके इसको आफ्टर टैक्स कर दूंगा। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2.5 लाख 2,50,000 इंटू 0.7, ये बनेगा 1,75,000। अब अगर मैं इस 1,75,000 को जो आफ्टर टैक्स है इसको अगर मैं बिफोर टैक्स करना चाहता हूं, तो मैं इस 1,75,000 को 1 माइनस 0.3 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2,50,000। ये हो गया आफ्टर टैक्स, ये हो गया बिफोर टैक्स। और टैक्स इन इटसेल्फ कितना है? 2.5 लाख का 30%, तो टैक्स है 75,000। तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस में आप देख लिया करें कि वो रिक्वायर क्या कर रहा है। ठीक है जी, ऑल राइट, डन। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई विल सी यू ऑन संडे एट आवर रेगुलर टाइम। अच्छा नहीं, संडे को भी टाइम थोड़ा सा मुझे ना मॉर्निंग में करना है 11 बजे। मैं इसको जरा ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि संडे को मेरी एसएमए की क्लास का फिर क्लास आ जाएगा। मैं ग्रुप में इस पर बात कर लेता हूँ। इंशाल्लाह संडे को किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मॉर्निंग में। तो उस दौरान आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन्फ्लेशन की और टैक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड कर दूं। पिछले क्वेश्चन भी 50 एक अपलोड हुए हुए हैं, उसको जरा प्रैक्टिस कर लें एनपीवी आईआरआर के। और आज इंशाल्लाह टैक्स के और इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चंस भी ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्विकली हमने कैपिटल राशनिंग को पढ़ना है और कुछ एक दो और सॉफ्ट इश्यूज हैं, एंड वी विल वाइंड अप दिस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल।
कोशिश करें इसको एज हार्ड एज पॉसिबल प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ग्रिप इसके ऊपर काफी अच्छी हो, क्योंकि ये बड़ी आसानी से स्लिप हो जाता है। राइट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।